Hello students. In my last lecture we have seen about the BCC lattices. BCC lattices में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन कितना होता है, दैट इज़ 8 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके डेंसिटी का फॉर्मूला कैसा होगा, जेड के जगह पे सिर्फ 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, आई थिंक सो 0.68 था समथिंग, और परसेंटेज कितना आएगा 68 है। खाली जो फ्री स्पेस बचेगा वो कितना परसेंट रहेगा 32%। सो वॉट एवर वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, मुझे लगता है आपने वो पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है उसमें से तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस देख लेना और उस पर कमेंट करना। जो पार्ट नहीं समझा है वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो, सिंपल क्यूबिक को डिटेल में पढ़ने के बाद, बीसीसी को डिटेल में पढ़ने के बाद, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी इन डिटेल। हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा आज चालू करते हैं एफसीसी से। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिसेस, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफसीसी लैटिसेस। क्या बोलते हैं, एफसीसी लैटिसेस। तो इसके बारे में एक चीज़ हम लोग ने मेरे पहले लेक्चर्स जो अभी हुए लेक्चर्स उसमें हम लोग ने देखा था। पहला जो पॉइंट था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम लोग को मालूम है कितना होता है, 4 होता है उसमें। तो पहली चीज़ हम लोग ने जो सीखी थी एफसीसी के बारे में वो ये थी, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल डिनोटेड बाय व्हाट, z इज इक्वल टू 4। ओके, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, 4। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। मतलब जो मेन एटम होता है उसके आजू बाजू में सबसे नियर कौन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले काम करते हैं, डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, एफसीसी का। चलो थोड़ी सी बड़ी डायग्राम निकालूंगा क्योंकि आपको समझना चाहिए। ओके, मैं एक सिंपल क्यूब बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ड्राइंग अ वन सिंपल क्यूब। उसके बाद समझो मैंने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात, एक सिंपल क्यूब बन गया। आपको मालूम है कि कॉर्नर एटम्स, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है। तो कॉर्नर एटम थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या है, मुझे नॉर्मली फेस सेंटर एटम से डील करना है। ओके, दिस आर द कॉर्नर एटम्स। आपको मालूम है 8 कॉर्नर्स रहते हैं तो 8 एटम रहेगा ही रहेगा। ओके, सो 4 4 8, 8 कॉर्नर एटम्स हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फेस सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके हर फेस के सेंटर में एक एटम जरूर रहता है। तो आप देख सकते हो, अभी हम लोग देखो फेस सेंटर कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं ये वाला जो फेस है इसके बराबर बीच में ये एटम रहेगा, दिस इज अ फेस सेंटर एटम, ठीक है। ये बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि यही हम लोग के काम की चीज़ है। उसके बाद ये वाला फेस हो गया, समझो ये वाला फेस है, इसके बराबर सेंटर में समझो ये वाला एटम है। ये फेस है, इसके बराबर सेंटर में ये वाला एटम है, समझ लो। और उसके बाद ये सामने वाला जो फेस है उसके सेंटर में बराबर ये वाला फेस है। उसके बाद आप देख सकते हो ये ऊपर वाला फेस जो है उसके सेंटर में भी रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ मैं, सेंटर में रहेगा। उसके बाद ये जो है फेस उसके सेंटर में भी कोई ना कोई रहेगा। ओके, बराबर है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली, ओके, तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि आपके फेस सेंटर एटम टोटल 6 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर है इतना। चलो इसको भी थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं, मतलब कैसा आपको दिख जाएगा। ओके बेटा, अभी हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है इसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर को कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी देखो बीसीसी में मेन चीज़ कौन थी, सेंट्रल एटम था, इसलिए सेंट्रल एटम किसने से घिरा है हमने वो देखा था। तो फेस सेंटर में अब मेन एटम कौन होता है, फेस सेंटर। तो देखते हो फेस सेंटर कितनों से घिरा रहेगा। तो आप देख सकते हो, ये समझ लो हम लोग ने ये वाला फेस सेंटर लिया, ये वाला हम लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये कंसिडर किया, सॉरी कंट्रीब्यूट नहीं कंसिडर किया। तो बेटा इसको बताइए कौन कौन अटैच रहेगा। ये नियरेस्ट नेबर रहेगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये कॉर्नर का 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको ये नियरेस्ट नेबर रहेंगे 1 2 3 4।
और कौन सा रहेगा, तो आप देख सकते हो ये जो फेस सेंटर एटम है, इन लोग को ज्वाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेन बनेगा। देखो मेरा एक पर्टिकुलर प्लेन बनेगा, बराबर है। मतलब ये जो एटम है इन चारों को तो जुड़ा है कॉर्नर एटम को, लेकिन ये एटम इन चारों फेस सेंटर एटम को भी जुड़ा रहेगा, बराबर है। मतलब एक ही फेस में ये कितनों से अटैच या कितनों के नेबर में है, 8 जन के नेबर में। तो आप बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किसका होता है, बीसीसी का, तो इसका तो कुछ अलग ही होना चाहिए ना बेटा। हम लोग ने सिर्फ एक ही क्यूब कंसिडर किया है, बराबर है। एक ही क्यूब में 8 है। अभी समझो इसके ऊपर अगर मैंने कोई और एक क्यूब बना दिया, देखो ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर मैंने कोई और एक क्यूब बना दिया तो बेटा आपको इसमें और एक कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। तो बेटा इसके फेस सेंटर में भी कोई ना कोई रहेगा। ये समझो ये एटम है फेस वाला, ये सेंटर वाला फेस वाला है, ये फेस वाला है, उसके बाद ये फेस वाला है। तो सीधी सी बात है ये भी एक प्रकार का प्लेन बनाएंगे, बराबर। ये भी एक प्रकार का क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। तो ये जो एटम है फेस सेंटर एटम, ये 8 से तो जुड़ा है और ऊपर वाले क्यूब के इन चारों से भी अटैच रहेगा, बराबर है। ध्यान देना, क्योंकि हम लोग ये 2D बोर्ड में बना रहे हैं इसलिए इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन आप अगर 3D में देखोगे इसको तो ध्यान देना, ये वाला इन 4 कॉर्नर एटम को, उसके बाद उसके ही 4 फेस सेंट्रल एटम को, और ऊपर वाला जो क्यूब रहेगा उसके फेस सेंट्रल एटम को बेटा ये जुड़ा रहेगा मतलब उससे सराउंडिंग रहेगा। तो मुझे बताइए ये 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4 कितने हो गए बेटा, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एब्सेसिव यूनिट सेल कितना होगा, 12 होगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एब्सेसिव यूनिट सेल इज 12। याद रखना कभी भी, तो हमेशा याद रखो दिस आर जो सराउंडेड बाय दिस कॉर्नर एटम्स, दिस फेस सेंटर एटम एंड द फेस सेंटर एटम ऑफ द अबोव क्यूब, बराबर है। इतना समझा इतना। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 12 होगा, ये ध्यान देना। ओके, तो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में हम लोग ने पढ़ लिया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ध्यान देना बेटा, वो लेक्चर्स फिर से देखो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। कैसे पता चला, फेस सेंटर एटम इन 4 कॉर्नर एटम को ऑब्वियसली सराउंडिंग करेगा, फिर ये इनको भी जुड़ा रहेगा। ऑब्वियसली इधर तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि देखो डिस्टेंस बहुत लंबा है ना, डिस्टेंस बहुत लंबा है, नहीं जुड़ेगा ये। उसके बाद ये वाला ऊपर वाले को भी जुड़ता रहेगा क्योंकि थोड़ा सा नजदीक है। नियरेस्ट नेबर, याद रखना, नियरेस्ट नेबर मतलब क्या, जो कम से कम नेबर में है, कम से कम उसको नॉर्मली पड़ोसी है वही वो देखेगा। ये तो दूर है और ये भी सब दूर होंगे, तो इनके नजदीक ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एब्सेसिव यूनिट सेल कितना होगा बेटा, 12 होगा। तो मुझे बताइए एससी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, हमने देखा था। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। उसके बाद एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो निकालने जाए तो 6:8:12, एससी बीसीसी एफसीसी, बराबर है। ये सब 2 के टेबल में आते हैं तो क्या होगा, 3:4:6। हमेशा याद रखो, कभी कभी ये भी पूछा जाता है सीईटी में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन एससी बीसीसी एंड एफसीसी। सो ऑलवेज रिमेंबर द रेशियो इज 3:4:6। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो 10 सेकंड में आप एक कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। नाउ लेट अस सी, हम लोग देखते हैं थर्ड आपको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिनोटेड बाय रो, ठीक है। तो आपको एससी में जब पढ़ा रहा था सिंपल क्यूबिक, तो आपको मैंने बोला था कि सिंपल क्यूबिक में जो भी फॉर्मूला बनेगा वो तीनों क्रिस्टल सिस्टम को अप्लाई होने वाला है। तो सीधी सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये बना था, Z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू Na, ये बना था। Na इज अवोगाड्रो नंबर, A इज एज लेंथ, M इज मोलर मास, Z इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसमें क्या चेंज होगा बेटा, इसमें सिर्फ चेंज होगा Z चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। तो बेटा फॉर एफसीसी Z कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो मुझे बताइए अपना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
4 इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, बराबर है। हो गया मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला, अपना डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये कॉपी कर लो, मिसी अपना कॉपी कर लो 10 सेकंड में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा फोर्थ, अभी हम लोग फोर्थ देखेंगे, फोर्थ वाला देखेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है क्योंकि इसके ऊपर ही पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब क्या, एज लेंथ, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो चलो आपको मालूम है कि फेस सेंटर क्यूबिक में नॉर्मली हम लोग क्या करते, फेस को लेके चलते। तो मैं एक फेस बना रहा हूँ इधर, ध्यान देना, समझो ये वाला एक फेस है, ये फेस बनाया मैंने। ओके, इधर एक एटम रहेगा, इधर एटम रहेगा, और फेस के बीचों बीच बराबर एक पूरा एटम रहेगा, बराबर है। नॉर्मली एक याद रखना बेटा, ये आपको भले ही दूर दिख रहे हैं लेकिन ये ऐसे नहीं रहते। कैसे रहते देखो, ये नॉर्मली 3D में अगर जाओगे तो ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे बेटा ये। अभी इसका मीनिंग क्या है, ये वाला इतना पोर्शन इसको टच रहेगा, इतना पोर्शन इसको टच रहेगा, ये बाहर रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कॉर्नर एटम्स है एक दूसरे को टच होने की संभावना है ही नहीं। याद रखो, बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि एब्सेसिव यूनिट सेल में कॉर्नर एटम एक दूसरे से टच होते हैं। नहीं बेटा, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में ये सेंट्रल एटम आता ही आता है। तो इतना याद रखो बेटा, ये जो फेस सेंटर एटम है वो बाकी दो कॉर्नर एटम्स को जुड़ा होता है, लेकिन ये दोनों कॉर्नर एटम हमेशा याद रखो टच नहीं करते एक दूसरे को। तो ये बात ध्यान करके चलना, क्योंकि अगर ये दोनों टच करते, देखो अगर ये दोनों टच करते एक दूसरे को, कौन से दोनों, ये कॉर्नर वाले, तो बीच वाला कहाँ जाता, बराबर ना, फेस सेंटर नाम ही नहीं होता उसका। तो एक ध्यान देना बेटा कि फेस सेंटर में कॉर्नर एटम कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्शन किसका आता है, सेंट्रल एटम का पोर्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग निगलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन प्लीज निगलेक्ट मत करना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ने सिर्फ एक ही फेस लिया है, याद रखो हम लोग ने सिर्फ एक ही फेस लिया है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको न बनाते हुए हम लोग क्या करते, एक अच्छा सा क्यूब बना लेते, तो आपको पता चल जाएगा एफसीसी में क्या होता है। इधर डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, अभी हम लोग ना देखो, अभी ध्यान देना, 1, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर है इतना। तो ये सेंटर वाला आइटम था, ये सेंटर वाला आइटम था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे। बेटा थोड़ा सा डायग्राम मुझे थोड़ा सा और लग रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक है, इधर बना देता हूँ, बेटा बेटा थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, मतलब कैसा है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डायग्राम। हाँ, नाउ दिस विल बी क्लियर टू यू। दिस इज कॉर्नर एटम, दिस इज कॉर्नर एटम एंड दिस इज सेंट्रल एटम। ओके, नाउ दिस इज ओके विथ यू। अभी आप देख सकते हो मैं इनको जोड़ दिया, बराबर है। अभी मुझे बताइए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, दैट इज एफसीसी यूनिट सेल में, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सेंट्रल एटम प्ले करता है। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम आ रहा है क्या, ये सेंट्रल एटम आ रहा है, तो मुझे सिर्फ यही ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए बी एंड सी, बराबर है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली कोई भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एंगल राइट एंगल रहेगा, तो सीधी सी बात है उसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो चलो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग कौन सा थ्योरम लगा के चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बराबर है ना बेटा। तो अभी मुझे बताइए, ए बी और बी सी, अगर हम लोग ए बोल रहे हो एज लेंथ,
तो ए बी की भी लंबाई सेम होगी, बी सी की भी लंबाई सेम होगी, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो ए बी और बी सी क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2a²। ये हो गया ए सी स्क्वायर का आंसर। दोनों बाजू का स्क्वायर रूट निकाल लो, ए सी इज इक्वल टू रूट 2a, ये आ गया बराबर है, ए सी इज इक्वल टू रूट 2a। अभी हम लोग देखते हैं ए सी क्या होता है। लेट अस सी ए सी। ए सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ए और सी से ए सी में 3 एटम्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये 3 एटम कैसे है, कॉर्नर वाला ये जो एटम है इसका आधा पार्ट, ये वाला एटम जो बीच वाला उसका पूरा पार्ट, और ये वाला जो एटम है उसका आधा पार्ट आ रहा है। मतलब यहाँ अगर मैंने सेंटर मान लिया तो ये उसकी क्या हो गया, रेडियस। यहाँ अगर मैंने सेंटर मान लिया तो ये उसकी क्या हो गया, रेडियस। और यहाँ अगर सेंटर मान लिया तो ये क्या हो गया, डायमीटर। तो मुझे बताइए ये हो गया टोटल आपका ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी रहेगी, आर प्लस 2r प्लस आर, कितना होगा, 4r। तो ए सी इज नथिंग बट वॉट, 4r। तो हम लोग इधर वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ए सी इज नथिंग बट 4r, 4r इज इक्वल टू रूट 2a। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी, 4r अपॉन रूट 2। तो देखो हम लोग ने रिलेशन बना लिया आर और ए में, बराबर है। तो आप ये सब कॉपी कर लीजिए, ओके। अगर नहीं समझाए तो प्लीज़ स्टॉप द वीडियो, अगेन गो बैक एंड प्लीज़ रिवाइंड इट, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, हम लोगों ने सिर्फ ट्रायंगल ही कंसिडर किया है और कुछ नहीं। चलो बेटा, अभी हम लोग जाएंगे 5th पार्ट पे। 5th पार्ट अगर देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, आई थिंक सो, यस। 5th पार्ट पे जाएंगे, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, तो आप देखोगे इसका फॉर्मूला, फ्रैक्शन मतलब कोई ना कोई तो डिवाइड तो होगा ही। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है अभी, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर मैंने दोनों की कीमत निकाली तो सीधी सी बात है मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम लोग बात करें तो आंसर क्या आता है, ए का क्यूब, बराबर। ये आपका फॉर्मूला मालूम है, लेकिन ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 4 अपॉन रूट 2 आर का क्यूब, बराबर है। ये हम लोग बाद में देख लेंगे क्या आंसर होता है वो, ठीक है। 4 बराबर है ना, ये 4 आर अपॉन रूट 2 बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, आपको मालूम है एटम जो होता है वो स्पीयर होता है, स्पीयर मतलब गोल होता है। तो गोल का वॉल्यूम आपने 10 में पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मुझे बताइए एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं ऐसा लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो एक एटम का अगर वॉल्यूम इतना है तो 4 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको तो पता ही है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको आंसर आएगा 16/3 पाई आर क्यूब, बराबर। इतना आसान है। तो यही जो आया है वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, यही क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, आपका आंसर आया 16/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे लगता है आपको दोनों वैल्यूज मिल चुकी है, ये देखो और बेटा ये देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन को शॉर्टकट में मैं पीएफ बोल रहा हूँ। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितना है बेटा, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन रूट 2 आर का क्यूब। चलो कैलकुलेशन, अभी आप मास्टर्स हो इसमें कैलकुलेशंस में, देखते हैं आंसर क्या आएगा, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्यूब हर एक का होगा दैट इज 64, रूट 2 का क्यूब क्या होता है 2√2 इंटू वॉट आर क्यूब। सो आर क्यूब एंड आर क्यूब गेट कैंसल्ड आउट, 16/3 पाई सेम बचेगा, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ ध्यान देना, 16/3 सेम बचेगा, उसके बाद पाई सेम बचेगा, लेकिन ये बंदे अगर ऊपर आ गए तो उल्टे हो जाएंगे, दैट इज 2√2 अपॉन 64 होगा। देखते हैं कैलकुलेशन क्या मोड लेता है, 16 × 1 = 16,
16 4 ज़ा 64 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। ये 3 और 2 डिनोमिनेटर में तो दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 2 ज़ा 6, तो बचा क्या बेटा, √2 पाई अपॉन 6। चलो वैल्यूज पुटअप करो। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, अपॉन 6, तो आपको ये आंसर लगभग 0.74 आएगा। कितना आएगा, 0.74 आएगा। तो बच्चा पैकिंग फ्रैक्शन अपना कितना आ गया, 0.74, बराबर है, 0.74 आ गया। तो मुझे लगता है आपको ये सब पता है, क्योंकि बीसीसी एफसीसी में हम, सॉरी बीसीसी और एससी में हम ऐसे ही गए थे, ठीक है। तो आपको ये जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो 10 सेकंड में इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलो पैकिंग फ्रैक्शन होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। 6th पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। अभी आपको मालूम है परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या है, जो पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर आया होगा उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.74 इज माई आंसर, सो 0.74 इंटू 100, दैट इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज आएगा, ये 74% आएगा। अगर इतना वो यूनिट सेल भरा है, एफसीसी है इतना भरा है, तो खाली कितना रहेगा, 100 में से 74 माइनस करना पड़ेगा। जो खाली स्पेस रहता है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, तो वॉइड का परसेंटेज कितना आएगा, 100 माइनस 74, दैट इज 26%। बराबर है, देखो दोनों चीज़ें हम लोग निकल ली, और इधर हम लोग का एफसीसी यूनिट सेल पूरा खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कॉपी कर लो। उसके बाद हम लोग समरी लेते हैं एफसीसी यूनिट सेल की। और एक बात बताना चाहता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है सीईटी में या जेई में। चलो कॉपी कर लिया आपने, चलो इसकी समरी लिख लेते हैं। अगर आप देखोगे इसकी समरी, तो इसकी समरी देखते क्या है, समरी किसकी, एफसीसी की। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड, कितना था 4। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 12। थर्ड चीज़ हम लोग ने पढ़ी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वो कितनी थी 4 कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू NA, बराबर है। फोर्थ हम लोग ने क्या पढ़ा, डेंसिटी के बाद हम लोग ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन A एंड R, रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो आप देख सकते हो आंसर क्या होगा, 4/√2R इज इक्वल टू A। दिस इज द रिलेशन। फिफ्थ वन पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, तो हम लोग ने पैकिंग फ्रैक्शन देखा था, दैट इज 0.74%, सॉरी 0.74 आ रहा था। उसके बाद सिक्स्थ हम लोगों ने देखा परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग देखा तो कितना परसेंट था, 74%। और 7 परसेंटेज ऑफ वॉइड जो आपके सामने अभी लिखी गई है, दैट इज 26%, बराबर है। तो बेटा ये हो गया एफसीसी की समरी। तो हम लोग ने तीनों डेरिवेशंस, मतलब एससी बीसीसी और एफसीसी में जितने भी डेरिवेशंस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे बेटा, हम लोग ने सब कर लिए। एक्चुअली ये हम लोग ने सिर्फ बोर्ड का सिलेबस किया है, नीट जेई का इसके आगे भी है और एक सिलेबस, दैट इज आपको कैलकुलेट करना है नियरेस्ट नेबर कौन होता है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होता है, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन होता है, वो ऑब्वियसली मैं आगे के लेक्चर में पढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, तो दिस इज द समरी फॉर एफसीसी। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा गया है कभी ना कभी, तो देखते वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। वो क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन देखना, द वेरी बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन सम एग्जाम, आई डोंट नो विच एग्जाम, कि व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल डज the nature prefer to built in, what type of unit cell does the nature prefer to build, क्रिस्टल लिख देते हैं, क्रिस्टल।
अब ये थोड़ा बहुत 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 मतलब क्या बोलते हैं, बहुत आसान भी क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी भी क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बुक में भी नहीं दिया है कभी भी। ओके, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं तुम लोग को। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल डज द नेचर प्रीफर टू बिल्ड अ क्रिस्टल। कौन सा यूनिट सेल ये क्रिस्टल बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। तो अपने पास 3 यूनिट सेल है, दैट इज SC, BCC एंड FCC। देख सकते हैं अभी हम लोग आगे क्या हो सकता है। ऑब्वियसली एक और होता है HCP नाम का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेकिन हेक्सागोनल प्लस क्लोज पैकिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पूरा डेरिवेशन HCP का अरेंजमेंट है लेकिन डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, चलो चालू करेंगे। अभी देखो, ये करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो इधर मैं यूनिट सेल लिख रहा हूँ, दैट इज SC, इधर लिख रहा हूँ BCC और इधर लिख रहा हूँ FCC। तो आप देख सकते हो इधर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग, इधर देख सकते हो परसेंटेज ऑफ वॉइड। अगर आप SC की बात करो तो मुझे लगता है इसमें परसेंटेज पैकिंग 52% होती है और परसेंटेज ऑफ वॉइड 48% होता है, बराबर है। इसकी बात करो तो 68% होती है और इसकी बात करो तो 32 होगा, इसकी बात करो तो 74 होगा और इसकी बात करोगे तो 26 होगा। इसके ऊपर से पता चल जाता है कि नेचर क्या करेगा। मुझे बताइए अपना नेचर क्या करता है, परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बनाने की कोशिश करता है। हम लोग का बना है, कहीं हम लोग में तो बिगाड़ तो नहीं किया ना उसने, सीधी सी बात है। तो ये क्या करता है, जिसमें जिसमें उसको नेचर हमेशा याद रखो परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ निकालने की कोशिश करता है। अभी इसमें बताइए परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ कौन सी निकाल सकते हैं हम लोग, जिसमें कमियां बहुत कम होगी। तो आप देख सकते हो इसमें परसेंटेज ऑफ वॉइड मतलब खाली जगह 48 है, इसमें खाली जगह 32% है, FCC में खाली जगह 26% है। तो अगर नेचर को इन तीनों में से चुनना होगा तो किसको चुनेगा वो, सीधी सी बात है FCC को, क्योंकि इसके लिए ये जगह भरने के लिए उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी रैदर देन BCC एंड SC, बराबर है ना। तो मुझे बताइए ये नेचर जो है किस यूनिट सेल को प्रीफर करेगा, हमेशा FCC को प्रीफर करेगा, बराबर है, क्योंकि इसका वॉइड मतलब खाली जगह 26 है। इसको भरने जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको भरने जाएगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको भरने जाएगा तो प्रिफरेंशियली कम टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है अपना नेचर जो है वो FCC टाइप का यूनिट सेल हमेशा प्रीफर करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम हमेशा FCC टाइप में रहती है। मैं मोस्ट ऑफ बोला, सब नहीं बोला, याद रखना। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम हमेशा कौन से टाइप में रहेगी, FCC टाइप में रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, FCC। सब नॉलेज वाली बात होती है, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया ना तो आप आराम से कर पाओगे। ओके, तो बेटा हम लोग ने अभी जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे और आज का लेक्चर, उसमें हम लोग ने SC, BCC, FCC आखिर में होता क्या है, उसके यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, उस पर पैकिंग कैसे देखते हैं, फ्री स्पेस कैसे देखते हैं, हम लोग ने वो सब सीख लिया। इन माई नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर नहीं बोला मैंने, इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द व्हाट ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड टेट्राहेड्रल वर्ड, मतलब वर्ड के भी 2 टाइप होते हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड दैट इज 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल, और उसके बाद होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो कम से कम मुझे और 3 लेक्चर लगेंगे इसको मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है आपको आज का पूरा समझ में आ गया। ये क्वेश्चन याद रखना, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना कि नेचर कौन सा क्रिस्टल प्रीफर करता है, किस टाइप ऑफ यूनिट सेल को वो प्रीफर करेगा। तो हमेशा याद रखो जिधर उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज़ FCC को। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑब्वियसली कौन सी पार्ट नहीं समझा है तो सिर्फ कमेंट कर देना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको समाधान कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।